नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता और रूस की यूक्रेन पर बड़ी रणनीतिक बढ़त पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अमेरिका में क्यों लगानी पड़ी बड़ी संख्या में हवाई यातायात पर लगाम, भारी संख्या में यात्रियों की संख्या के बावजूद क्यों उठाया गया ऐसा कदम। साथ ही होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल में तीसरे दौर की वार्ता। बैठक से पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी युद्ध की चेतावनी, कहा बातचीत रही असफल तो बिगड़ेंगे हालात। गाजा शांति योजना पर अमेरिका का सुरक्षा परिषद में मसौदा प्रस्ताव पेश, फिलहाल वोटिंग की तारीख तय नहीं। प्रस्ताव में ट्रंप द्वारा पेश 20 सूत्री योजना के अलावा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का जिक्र। दुनिया के दरवाजे पर पहुंची रूसी सेना, ढहने के करीब पोक्रोवस्क, मिर्नोहराड और कुपियांस्क में घमासान जारी। पुतिन ने सेना को परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रहने का दिया निर्देश। ईयू की हथियारों की होड़ से बचने की अपील। अमेरिका में 36वें दिन भी शटडाउन जारी। 40 व्यस्ततम एयरपोर्ट पर उड़ानों की क्षमता में 10% की कटौती। शटडाउन की वजह से 42 मिलियन लोगों की फूड स्टैम्प सहायता रुकी। कैमरून में 92 साल के पॉल बिया ने 8वीं बार ली राष्ट्रपति पद की शपथ। चुनाव में 53.7% वोट किए हासिल। चुनाव नतीजों के बाद भड़की हिंसा में हुई थी कई प्रदर्शनकारियों की मौत। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। एक दूसरे को देख लेने और दिखा देने की अफगानिस्तान और पाकिस्तान की धमकियों के बावजूद दोनों देश सीमा पर शांति बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे की ताकत भी देख चुके हैं। तालिबान सेनाएं पाकिस्तान को जोरदार टक्कर देने में कामयाब रही हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प ना हो, इसके लिए कतर और तुर्की की मध्यस्थता में बातचीत चल रही है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि दोनों देशों को शांति समझौते पर पहुंचने में क्यों वक्त लग रहा है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से सैन्य विकल्प की धमकियों के बीच अफगान प्रतिनिधियों के साथ इस्तांबुल में तीसरे दौर की वार्ता हो रही है। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई झड़पों के बाद कई हफ्तों से जारी कूटनीतिक प्रयास की ये बातचीत अगली कड़ी है। 2 दिवसीय बैठक इस्तांबुल में तुर्की और कतर की मध्यस्थता में हो रही है। शांति वार्ता में बार बार होने वाली सीमा झड़पें, ड्रोन हमले, व्यापार क्रॉसिंग बंद होने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसकी निगरानी एवं सत्यापन प्रणाली के लिए तंत्र को अंतिम रूप देने का प्रयास हो सकता है। पिछली बैठक में दोनों पक्ष युद्ध विराम जारी रखने के अलावा एक निगरानी और सत्यापन प्रणाली स्थापित करने पर सहमत हुए थे। ये तंत्र शांति सुनिश्चित करने के साथ उल्लंघन करने वाले को दंडित भी करेगा। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की ओर से खुफिया प्रमुख अब्दुल हक वसीक, उपगृह मंत्री रहमतुल्लाह नजीब और तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन शामिल हैं। लेकिन वार्ता शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर साबोटाज करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर वार्ता विफल रहती है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान से निपटने के लिए सैन्य टकराव ही एकमात्र विकल्प है, तो उन्होंने कहा जंग होगी। एक इंटरव्यू के दौरान आसिफ ने ये भड़काऊ टिप्पणी की है। आसिफ ने काबुल पर आतंकवादियों को पनाह देने और सीमा पार से हो रहे हमलों पर ध्यान न देने का भी आरोप लगाया है। उधर तालिबान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान अमेरिकी हितों को लाभ पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है। दोनों पक्षों के बीच सिर्फ नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी ही नहीं चल रही है, बल्कि सोशल मीडिया जंग का अखाड़ा बना हुआ है। हाल ही में आयोजित सैन्य परेड के दौरान बजाए गए तालिबानी गाने में ये प्रतिज्ञा की गई थी कि वो लाहौर में अपना सफेद झंडा फहराएंगे और इस्लामाबाद को जला देंगे।
तालिबान के उप आंतरिक मंत्री मोहम्मद नबी ओबारी का दक्षिण पूर्वी प्रांत खोस्त से एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्हें ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा प्राप्त करते हुए देखा जा सकता है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने भरी संसद में कहा कि अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी का 6 बार फोन आया, जिसका अफगानिस्तान ने पुरजोर ढंग से खंडन किया है। पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करता है, जबकि तालिबान टीटीपी से अपना पल्ला झाड़ता है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, विदेशी मामलों के जानकार हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कुलकर्णी साहब, जो पहला सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे वो ये कि एक तरफ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बातचीत चल रही है और हाल के दिनों में इस बातचीत में थोड़ी सफलता भी मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं वो लगातार धमका रहे हैं अफगानिस्तान को। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। सवाल ये है कि पाकिस्तान की आसिफ साहब जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है वो कुछ न कुछ इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। मुझे लगता है उन्हें लगता है कि कहीं पर भी किसी प्रकार से दबाव डाला जाए अफगानिस्तान के ऊपर, और इस बात को उनको शायद एक विडंबना लगती है कि अफगानिस्तान जो उनके हाथ से खाना खाता था आज क्यों उनको आंख दिखा रहा है, ये उनको बात खा रही है। आसिफ साहब जो है वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं, और नकवी जो है जो एशिया कप देने से मना कर रहा है वो वहां पे जाकर के गले मिलता है। ये साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है ऐसे कैच 22 सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो करे तो क्या करे। अफगानियों के साथ, तालिबानियों के साथ लड़ना इतना आसान तो है नहीं, और जिस प्रकार से कदम पाकिस्तान उठा रहा है, अफगानियों को, पश्तूनों को बार बार निकाल रहा है, लाखों की तादाद में पाकिस्तान से ये भी भाग नहीं रहा है अफगानिस्तान में, और दुरान लाइन को लेकर के तो उनका मतभेद जो है वो बहुत जबरदस्त है। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज जिस प्रकार से मार खा रही है वो लड़ने के काबिल नहीं है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आसिफ, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा दबदबा है, हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट है, हमारे पास तरह तरह के मॉडर्नाइज वेपनरी है, हम तो आपको किसी वक्त भी रगड़ देंगे। तो उनको मालूम है लड़ाई जिस जगह पे हो रही है, जहां पे होगी वहां पे पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है। जिस प्रकार से उनके सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी में उनके कर्नल से लेकर नीचे तक लगातार कम से कम आज तक 700 लोग फौज के, उनके 700 लोग मारे गए हैं इसी साल। तो आप समझ सकते हैं क्या हालत है पाकिस्तान की फौज की। तो ये बयानबाजी होती रहेगी, पर तालिबान से लड़ने की इनकी काबिलियत नहीं है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ लाना चाहता है, पाकिस्तान की फौज को वहां से डिसमिस करना चाहता है। तो ऐसे हालात में बयानबाजी होगी तो हार पाकिस्तान की होगी। कहीं संजय जी सवाल ये भी आता है कि हाल के दिनों में हमने देखा कि जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है वो ग्रेटर अफगानिस्तान की बात कर रही है, वो कह रही है कि डूरन लाइन जो है ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है। पाकिस्तान इस तरह की धमकियों से कहीं अफगानिस्तान को क्या डराना चाहता है कि आप इस मुद्दे को छोड़ दो? बिल्कुल, देखिएगा जैसे ही डूरान लाइन के वो फेंसिंग शुरू की पाकिस्तान ने, उसके बाद ये स्थिति जो है बिल्कुल हाथ से बाहर निकल गई, क्योंकि जब तक डूरान लाइन के वो फेंसिंग नहीं था तो आना जाना तकरीबन चलता रहता था, क्योंकि पश्तून जो है चाहे उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में होगी, लेकिन नफरी के हिसाब से वो पाकिस्तान में ज्यादा है, तो पश्तून आते जाते रहते हैं, क्वेटा तक, पेशावर तक तो वो उनका आना जाना लगातार रहता है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान उसको सोच रहा है कि उसको एक मतलब दोनों देशों के बीच में एक बॉर्डर बनेगा, वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जब डूरान लाइन बनी हुई थी चंद्रशेखर जी, उस वक्त तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के हिसाब से बनाया था, कोई बॉर्डर नहीं थी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था कि इंडस नदी के किस तक पार तक वो आएंगे और किस पार तक ये जाएंगे, इसे एक बफर के तौर पर रूस के बरखिलाफ बनाया गया था। लेकिन आजादी के बाद पाकिस्तान ने इसको एक तरीके से बॉर्डर बना दिया अफगानिस्तान के साथ, वो पश्तूनों को मान्य नहीं है। संजय जी सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछली बार जो बातचीत हुई थी उसमें यह आया था कि बातचीत असफल हो गई थी एकदम से, वो तो कतर और जो तुर्की हैं उन्होंने इनको दोबारा से फिर बातचीत के टेबल पे ये लेके आए हैं। उस समय पे ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि जो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे आईएसआई के लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने काफ़ी गलत तरीके से वहाँ पर बातचीत की अफगानिस्तान के सामने। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की हुकूमत है, उनके अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करता है। तो ये पाकिस्तान की गलती है क्या इसको?
बिल्कुल चंद्रशेखर जी अंडर एस्टिमेट नहीं, उनको नीचे नहीं गया, सेकंड रेट सिटीजन समझते हैं ये। उनको लगता है तालिबान तो सेकंड रेट है, वो तो हमारा बनाया गया है। उनको ये मालूम नहीं है कि आज तक पाकिस्तान ने अमेरिका से जिस प्रकार से पूंजी ली है, जिस प्रकार से हथियार लिए हैं, सिर्फ इनके बरखिलाफ लड़ने के लिए, तालिबान के बरखिलाफ लड़ने के लिए कि हम आपकी मदद करेंगे, तो ये अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गए। तो आज की तारीख में यही कारण है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो अनबन है, और जिस प्रकार से $7 अरब के हथियार अमेरिका पीछे छोड़ दी, जिसके ऊपर नजर पाकिस्तान की भी थी, वो पाकिस्तान ने निकाल लिए कुछ हथियार, कुछ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पास चले गए, कुछ तालिबान के पास है। तो हथियार तो पर्सनल वेपन तो है, हवाई जहाज नहीं हो सकते हैं, बड़े बड़े टैंक्स नहीं हो सकते, जरूर है पाकिस्तान तो उस इलाके में, सिवाय अब ड्रोन जो है, जिस प्रकार से अफगानिस्तान ड्रोन लेकर के लड़ने के लिए तैयार है पाकिस्तान से, तो इनके एयरक्राफ्ट क्या करेंगे? वो इलाका बहुत मुश्किल इलाका है, जिसमें पाकिस्तान जानता है वो बैकफुट के ऊपर है, लेकिन अब दिखाना चाहता है, और खासकर अमेरिका के साथ दोस्ती में। आज तो पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका के साथ दोस्ती, चीन के गोद में बैठे हुए तो हमें दुनिया में कोई हिला नहीं सकता है, तो वो दबाव डालने की कोशिश करे तालिबान के ऊपर, तो तालिबान की सरकार मानने को तैयार नहीं है। संजय जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस की नई रणनीति यूक्रेन के लिए घातक सिद्ध हो रही है। रूस काफी हद तक डोनियास्क के इलाके में यूक्रेनी सेना की लाइफलाइन काटने में सफल हो रहा है। इसका केंद्र बना हुआ है यूक्रेन का पोक्रोवस्क इलाका। यहां रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को बुरी तरह घेर रखा है। हालांकि यूक्रेन अभी भी यहां रूसी सेना को टक्कर देने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या यूक्रेन यहां घुटनों पर आ गया है? आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यह इलाका इतना महत्वपूर्ण क्यों है, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के जिस क्षेत्र पर किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे थे, उसी क्षेत्र में अब उनकी सेना बड़ी रणनीतिक जीत का दावा कर रही है। डोनियास्क का द्वार कहे जाने वाले एक बेहद छोटे लेकिन सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण शहर पोक्रोवस्क पर कब्जे के लिए रूसी सेना पिछले 1 साल से जी तोड़ कोशिश कर रही थी। रूस ने इस छोटे से शहर पर कब्जे के लिए करीब 1 लाख सैनिक उतार दिए। रूस यूक्रेनी सेना को पूरी तरह घेर लेने का दावा कर रहा है, हालांकि यूक्रेन इससे इनकार करता है। शहर पर नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि रूसी सैनिक चप्पे चप्पे पर पकड़ बना चुके हैं। इमारतें, सड़कें और अधिकतर यूक्रेनी ठिकाने रूसी सेना के हाथ में जा चुके हैं। बुधवार को यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर इस बात का खंडन किया कि उसकी सेना पूरी तरह घिर चुकी है। यूक्रेन का कहना है कि शहर का कोई भी इलाका पूरी तरह से अभी हाथ से नहीं निकला है। यूक्रेनी सैनिकों की संख्या कम होने के बावजूद रूस को करारा जवाब दिया जा रहा है। वहीं रूसी सेना लगातार आगे बढ़ने का दावा कर रही है। यूक्रेनी सैनिकों को घेराबंदी के ट्रैप में फंसा लिया गया और यूक्रेनी बार बार के प्रयास के बाद घेराबंदी को तोड़ने में विफल रहे हैं। रूस इस बार पहले की तरह सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि उसने धीरे धीरे घेरने की रणनीति अपनाई है। छोटी छोटी यूनिट्स और ड्रोन से यूक्रेनी सप्लाई लाइन काटी जा रही है। शहर के किसी भी समय रूसी सैनिकों के आगे ढह जाने की खबरों के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्षेत्र के अग्रिम मोर्चे पर पहुंचकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले ही खंडहर में तब्दील हो चुके इस छोटे शहर पर पुतिन इतने उत्सुक क्यों हैं? दरअसल पोक्रोवस्क पूर्वी यूक्रेन के डोनियास्क क्षेत्र में एक अहम सड़क और रेल जंक्शन है। अगर रूस इस शहर पर कब्जा कर लेता है तो वो आगे क्रीमाटोस्क और स्लोविनियास्क जैसे यूक्रेन के बड़े शहरों की ओर बढ़ सकता है। फरवरी 2024 में अवदिव्का पर कब्जे के बाद से रूस पोक्रोवस्क पर आंखें गड़ाए बैठा हुआ था। दरअसल महत्वपूर्ण यूक्रेनी गढ़ अवदिव्का शहर के हाथ से निकलने के बाद से ये शहर यूक्रेनी सेना का मजबूत किला बन गया था। समझा जाता है कि पुतिन ने युद्ध समाप्त करने की शर्त के तौर पर पूरे डोनियास्क को सौंपने की मांग की थी। यूक्रेन का अगर पोक्रोवस्क किला भी गिर जाता है तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि बाकी डोनियास्क यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। अवदिव्का से उत्तर पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर आगे बढ़ने में ही रूस को 21 महीने का समय लग गया था। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। संजय जी, ये जो खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से पोक्रोवस्क शहर को लेकर के,
ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों सबकी नजरें इस पर लगी हुई हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद ये स्वीकार किया है कि वो वहां पर काफी बुरी स्थिति पर है? चंद्रशेखर जी, ये एक लॉजिस्टिक हब है और डोनेट्स रीजन में, जैसे आपके प्रवक्ता बता रहे थे, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि ये क्योंकि डोनबास रीजन में एक लॉजिस्टिक हब होने के कारण तकरीबन 21 महीने से वहां पे लड़ाई बहुत जबरदस्त चल रही है और रूस ने किसी न किसी प्रकार से, जब आप घेर लेते हैं, घेराबंदी करते हैं, सर्कलमेंट बोलते हैं इसको, जब ये हो जाता है तो वहां पे ना आपको पानी मिलेगा, ना आपको राशन मिलेगा, जो भी आपके पास थोड़ा बहुत खाना पीना वो खत्म होने को आ रहा है। तो हजारों की तादाद में जो सैनिक है वो वहां पे बिल्कुल ही सरेंडर करने के हालत में, आपने देखा होगा मारियोपोल में जो हुआ था वही हाल अब इधर होएगा। तो उसको देखते हुए, चाहे वेस्टर्न नैरेटिव कुछ भी हो कि रूस हार रहा है, रूस पीछे हट गया है, रूस शायद लड़ने में अब उसके नाकामयाब हो रहा है, उसके पास सैनिकों की कमी है, वो सबको छोड़ते हुए रूस ने पोक्रोस पे ऐसे पकड़ रखी है और उसके बाद फॉरेन जर्नलिस्ट को वहां पे वो लेकर के गए हैं और फॉरेन जर्नलिस्ट को उन्होंने दिखाया है जमीन के ऊपर कि रूस क्या कर रहा है और इसके आगे क्या करेगा और यूक्रेन का क्या हाल होने वाला है। तो इस नजर को देखते हुए, चाहे अपने जेलेंस्की जो है लगातार रूस में भी 1500 किलोमीटर के दायरे में जाकर के उनके एनर्जी स्ट्रक्चर, उनकी रिफाइनरीज को जरूर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन जो है जब काबू में आ जाती है रूस के और इर्द गिर्द लॉजिस्टिक अब ना आप कहीं जा सकते हैं, घेराबंदी में आ जाते हैं, हजारों सैनिक यूक्रेन के, जब उनके काफी सैनिक मारे जा चुके हैं, उसके बाद जब हजारों सैनिक इस तरीके से घेराबंदी में फंस जाते हैं और मांग करते हैं, कम्युनिकेशन उनका बिल्कुल जाम कर दिया जाता है, तो हालत खस्ता हो जाती है। और ये जेलेंस्की को अब लग रहा है कि शायद आने वाले समय में, क्योंकि सर्दी बहुत जबरदस्त होने वाली है, कीव के ऊपर जबरदस्त हमला हो रहा है, सूमी में जबरदस्त हमला हो रहा है और यहाँ पे पोक्रोस में उसके हजारों सैनिक घेराबंदी में फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता है नौबत आ गई है जेलेंस्की की कि शायद वो सरेंडर करे और वही चाहते हैं पुतिन कि सरेंडर करे, अब मैं बातचीत नहीं करूंगा, ट्रम्प के से भी नहीं मानूंगा, अब वो सरेंडर करेगा तभी लड़ाई खत्म होगी। तो ये जो हालत है आज जेलेंस्की की, मुझे लगता है वाकई बहुत नाजुक हालत है और फॉरेन जर्नलिस्ट को जाके दिखाना कि ये हालत है यूक्रेनियन सेना की, मुझे लगता है पलड़ा जो है आज की तारीख में पुतिन का बहुत जबरदस्त भारी है। संजय जी, इस सब के बीच हम ये भी देख रहे हैं कि कई जो रूसी शहर हैं वहां पर जो उनके ऊर्जा प्रतिष्ठान है वहां पर ड्रोन्स से हमले करने में कामयाब हो रहा है यूक्रेन। ये कैसे हो पा रहा है? पहले तो इस तरह से कामयाब नहीं हो पाता था। बिल्कुल, ये बात जरूर जो आप कह रहे हैं, रूस ने पिछले महीने में तकरीबन 2500 ड्रोन फायर किए, रूस ने, मैं कह रहा हूँ 2500 ड्रोन फायर किए, तकरीबन 300 मिसाइल फायर की, लेकिन यूक्रेन ने भी तकरीबन 1500 ड्रोन फायर किए। तो उस ड्रोन फायर करने के बाद चाहे रूस कहे कि हमने उसके 90% ड्रोन नाकामयाब कर दिए, तो जो गिरे वो ऐसी जगह पे गिरे जहाँ पे जबरदस्त उनकी रूस की ऑयल रिफाइनरी पे आग लग गई, ब्लैक सी फ्लीट में जो लोकेशन थे वहां पे आग लग गई। तो उसके बाद भिनभिनाया रूस और उस भिनभिनाने से अगले पिछले एक हफ्ते के अंदर ही 1400 ड्रोन फायर किए, 175 उन्होंने मिसाइल फायर की और कीव को घुटनों में टेकने के लिए वो ये जो जबरदस्त लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में, इसीलिए चल रही है क्योंकि, और उसके बावजूद अब जिस प्रकार से टमाहॉक मिसाइल के बारे में बात हो रही है कि हम शायद दे सकते हैं, अब शायद ट्रम्प कह रहे हैं कि ये यूक्रेन और रूस के बीच में ही लड़ाई रहने दो, मैं दखल अंदाजी नहीं दूंगा क्योंकि मेरी तो कोई सुन नहीं रहा है। और ये नौबत आ गई है, अब वक्त आ गया है रूस को कि किसी न किसी प्रकार से जेलेंस्की के ऊपर दबाव डाला जाए। जेलेंस्की भी बार बार बोल रहा है कि हम पुतिन को मार देंगे, तो ये जो अब नौबत है, बाकी मुझे लगता है जेलेंस्की के लिए बहुत ही नाजुक मोमेंट है। ठीक है, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अमेरिका को आदेश दिए कि आप एटॉमिक जो टेस्ट हैं वो शुरू कीजिए, और अब खबर आ रही है कि पुतिन की ओर से भी रूस को आदेश दिए गए हैं रूस में कि आप भी शुरुआत कीजिए एटॉमिक टेस्ट करने की। तो ये एक तरह की होड़ बढ़ नहीं रही है? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, होड़ बढ़ रही है और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अमेरिका कह रहे हैं रूस टेस्टिंग कर रहा है, उसने तो, अमेरिका ने तो पाकिस्तान तक के नाम ले लिया है, पाकिस्तान हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, रूस हुआ, चीन हुआ, सबके नाम लिए कि कहीं ना कहीं ये अंडरग्राउंड टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन
मकसद ये है कि पुतिन का मानना है कि अगर अमेरिका करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, और ट्रंप का मानना है कि अगर रूस कुछ करेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है सर। पीटी बीटी के बावजूद भी मुझे लगता है बाकी होड़ है, और ये खतरा पूरे विश्व को शायद थोड़ा सा नाजुक स्थिति से आज की तारीख में विश्व गुजर रहा है। ठीक है, ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने बुधवार को कहा कि वो अमेरिका के 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानों में 10% की कटौती आदेश देने जा रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट शटडाउन के रिकॉर्ड 36वें दिन भी जारी रहने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ये फैसला लेने की बात कही है। इस घोषणा के चलते एयरलाइन कंपनियों को केवल 36 घंटे में अपनी उड़ानों में बड़ी कटौती करनी पड़ी है। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है, जिसमें करीब 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और 50,000 ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एजेंटों को बिना वेतन काम करना पड़ रहा है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने गुरुवार को कहा कि उनके समूह को इजरायली कब्जे का विरोध करने का वैध अधिकार है और कहा कि समूह लेबनानी सेना का समर्थन करेगा। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि लेबनान युद्ध विराम से बंधा हुआ है, लेकिन वो इजरायल के साथ राजनीतिक वार्ता में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने तूफान कालमेगी के कारण देश के मध्य प्रांतों में कम से कम 142 लोगों की मौत होने और कई के लापता होने के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। चक्रवात बुधवार को द्वीप समूह से गुजरने के बाद दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ गया है। इजराइल को गाजा से एक और बंधक का शव प्राप्त हुआ है। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसने गाजा में 2 फलस्तीनियों को मार गिराया है, क्योंकि वो इजराइल नियंत्रित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस के 737 मैक्स विमान दुर्घटना से संबंधित एक मुकदमे में समझौता कर लिया है। बोइंग ने पीड़ितों को मुआवजा देने की बात तो स्वीकार की है, लेकिन धनराशि पर अभी भी विवाद है। जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा है कि जापान और अमेरिका प्रशांत महासागर में मिनामितोरी द्वीप के आसपास के जल क्षेत्र में रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज और उत्खनन के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगे। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बैठक में दुर्लभ मृदा खनिजों के सह विकास पर समझौता हुआ था। फ्रांस में 35 साल के एक मुस्लिम शख्स ने मजहबी नारे लगाते हुए अटलांटिक द्वीप ओलेरॉन पर अपनी कार से पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों को रौंद दिया। इस घटना में 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की जांच जारी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया में मुलाकात के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधे तौर पर हांगकांग के मीडिया दिग्गज जिमी लाई को रिहा करने की अपील की थी।